HTML फुल कोर्स पार्ट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम HTML का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एडवांस्ड टैग्स के बारे में कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो तो। ऐसा है क्या? तो बिना कोई डिले किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस HTML फुल कोर्स पार्ट नंबर 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं आपको पता है? Yes! तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टैग्स है जो कि हमें यहाँ पे सीखना है। तो गाइस सबसे पहला टैग आता है हमारा फॉर्म्स इन HTML। पहली बात ये जानते हैं कि HTML के अंदर फॉर्म्स होता क्या है। ठीक है। दिस टैग इन HTML इज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, मतलब कि यूजर डेटा, एंड स्पेशली यूज्ड इन लॉगिन, साइन अप एंड सर्च बार। यहाँ पे 2 बार यूज इन आ चुका है। मतलब कि यहाँ पे ये बोल क्या रहा है कि ये जो है फॉर्म टैग होता है HTML के अंदर, इसको हम यूजर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए, सर्च बार के लिए। कंफ्यूज मत हो जाना गाइस, यहाँ पे मैंने 2 बार यूज इन करके टाइप कर दिया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैग विच इज़ अ फॉर्म टैग। अब गाइस इसको करने के लिए हमें प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत हमें ज्ञान लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने VS कोर्सेज को ओपन भी कर लेता हूँ। तो गाइस एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ HTML फुल कोर्स पार्ट 3 करके। और गाइस मैं इसको राइट क्लिक करके गाइस ओपन विद कोड कर लेता हूँ एंड हेंस इट हैज़ बीन ओपनड। अब गाइस मैं क्या करूँगा, जूम कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और मुझे भी अच्छे से दिख जाए। ठीक है। मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ index.html। ये सारी चीज आपको पता होगा तो आप भी मेरे साथ करते चलिएगा। ओके गाइस, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, हमें फिर वापस जानी है हमारे स्लाइड्स के पास और देखना है कि फॉर्म टैग क्या होता है। गाइस बेसिकली फॉर्म टैग ये होता है कि इस टैग को यूज़ करके हम अपने HTML को या फिर ब्राउज़र को ये बताते हैं कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होने वाला है वो एक फॉर्म है, मतलब कि इसके अंदर यूज़र का डेटा कलेक्ट होने वाला है। या तो यहाँ पे साइन अप सिस्टम बनेगा, या तो लॉगिन पेज बनेगा, या तो सर्च बार बनेगा। ओके गाइस, तो चलिए एक बार एक एक करके बनाते हैं। तो गाइस फॉर्म टैग को तो हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे इनपुट टैग। अब इनपुट टैग क्या है गाइस? इनपुट एक ऐसा टैग है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग, क्योंकि गाइस इसको कभी भी वो क्या बोलते हैं, इसको क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे गो लाइव में क्लिक करूँगा तो आउटपुट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फील्ड एक इनपुट बॉक्स आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे इसमें क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ जो मैं टाइप करना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेरे वेबसाइट के अंदर मैं जो चाहे वो लिख रहा हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने वेबसाइट के अंदर, अपने खुद के वेबसाइट के अंदर हमने एक टेक्स्ट फील्ड को बना लिया है, एक इनपुट फील्ड को बना लिया है। अच्छा। ओके गाइस, तो ये काम हमारा फॉर्म स्टैक करता है। तो इसको यूज करके गाइस हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन पेजेस को, साइन अप पेजेस को, या फिर सर्च बार्स को बना सकते हैं। अभी सर्च बार क्या होता है? सर्च बार यानी कि वही बार जो हम गूगल में यूज किया करते थे यहाँ पे टाइप करने के लिए, जो आप देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं सर्च बार। अच्छा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट टैग विच इज अबाउट द लेबल टैग। अब ये लेबल टैग क्या करता है? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, इनपुट के जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे लेबल करके लिखता हूँ यूजर नेम। तो क्या होगा गाइस, आउटपुट में जो भी आउटपुट मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब कि यहाँ पे यूज़र नेम आया और यहाँ पे इनपुट फील्ड करके मिला, लेकिन इसका यूज़ क्या है गाइस? फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस लेबल को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो गाइस आउटपुट में कैसा आता था? आउटपुट में कुछ इस तरीके से बॉक्स आता था। अगर मैं इसी तरीके से 5-6 बॉक्सेस और बना दूँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किस बॉक्स के अंदर मुझे क्या डेटा देनी है, किस बॉक्स के अंदर मुझे अपना नाम देनी है, किस बॉक्स के अंदर मुझे अपना एज लिखनी है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गाइस हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया है, जो कि लेबल टैग को यूज़ करके, मतलब कि यहाँ पे लेबल दे देंगे और यहाँ पे हम डायरेक्टली इनपुट के बारे में बता देंगे कि इस इनपुट के अंदर हमें यूज़र नेम को देनी है, या फिर किसी और बॉक्स को बनाएंगे तभी भी हम यहाँ पे सेम गाइस लेबल को देंगे। मैं यहाँ पे लेबल करके लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एज करके लिख देता हूँ। ओके गाइस, तो क्या होगा, इसके जस्ट नीचे मैं अगर इनपुट बना दूँ टैग करके तो आप आउटपुट में देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा बनेगा और इसका भी लेबल एज आ जाएगा। अगर आप बीच में BR टैग को यूज़ करोगे, इस BR टैग को, तो गाइस क्या होगा, ये लाइन ब्रेक हो जाएगा और इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। ये बात आपको पता होगा अगर आप हमारे पार्ट नंबर 2 को देख के इस वीडियो के पास आए हो तो। अच्छा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैग विच इज अबाउट द टेक्स्ट एरिया टैग। गाइस जिस तरीके से हमने इनपुट को यूज करके एक ऐसा बॉक्स बनाया था जिसके अंदर हम इनपुट दे पा रहे हैं, उसी तरीके से हम टेक्स्ट एरिया टैग को यूज करके एक ऐसा एरिया बना सकते हैं, एक ऐसा इनपुट फील्ड बना सकते हैं जिसके अंदर हम जितना चाहे उतना टेक्स्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको एक पैराग्राफ लिखनी हो, या फिर आपको
फीडबैक सेशंस कनेक्ट करनी हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि मान के चलो कि हमें मल्टीपल लाइंस के अंदर जब भी हमें यूजर से डेटा चाहिए तब हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ गाइस। मैं यहाँ पे लेबल करके एक टैग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके गाइस, और इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को यूज़ करूँगा तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देखो ये एक नॉर्मल इनपुट फील्ड है, ये एक टेक्स्ट एरिया का फील्ड है। अगर गाइस मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा, मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो वो देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएगा, फिर से मैं लिखूंगा तो देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा है। लेकिन गाइस अगर मैं यही काम अपने यूजर नेम के साथ करूंगा तो देखो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं जाएगा, आपसे जितना भी एंटर दबा लो। सिमिलरली गाइस अब एज के बारे में भी जितना भी एंटर दबा लो वो नहीं जाएगा। ओके गाइस, तो ये काम हमारा टेक्स्ट एरिया करता है। ये आप जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब आपको क्लियरली समझ पे आएगा। ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बटन टैग। अब ये बटन टैग क्या होता है गाइस, ये जो HTML का ये जो मैंने फॉर्म बनाया था इसके अंदर हमने अपना यूजर नेम दिया, एज दिया, टेक्स्ट एरिया भी दिया, लेकिन हमने एक बटन नहीं बनाया ताकि उस बटन को क्लिक करने में पूरा ये जो फॉर्म है वो रजिस्टर हो जाए। तो गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली बटन करूंगा और इसके जस्ट बाद में यहाँ पे रजिस्टर करके लिख दूंगा। आप यहाँ पे जो लिखोगे वो आपको आउटपुट में आ जाएगा, आपको पता है। जैसे आप देखो यहाँ पे रजिस्टर नाम से एक बटन बन चुका है, मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा सब यहाँ पे देखो ये रीलोड हो रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ग्लिटर आ रहा है, ऐसा कुछ ग्लिटर का जैसा हो रहा है, अब सब देख सकते हो। ओके गाइस, तो ये हमारा रजिस्टर्ड बटन करता है। आगे जाते हैं और देखते हैं सेलेक्ट टैग। अब गाइस ये सेलेक्ट टैग होता क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखता हूँ सिमिलरली। ओके गाइस, सेलेक्ट करके लिखूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जैसे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हो ये हमारा सेलेक्ट टैग है। मतलब कि गाइस मैं इसके इस सेलेक्ट टैग के अंदर जो भी ऑप्शन दूंगा वो ऑप्शन मुझे वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि ऑप्शन 1 करके मैं यहाँ पे लिखूंगा तो गाइस अब आउटपुट में देखो यहाँ पे ऑप्शन 1 आ गया। लेकिन पहले कैसा था, पहले कुछ ऐसा एम्प्टी बॉक्स था, अभी कैसा हो गया, मतलब कि अभी कैसा हो गया, अभी कुछ इस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज आ गए। अगर मैं फिर से यहाँ पे ऑप्शन करके यहाँ पे मैं ऑप्शन 2 करके लिखता, ऑप्शन 2, तो अगर सब आउटपुट में देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 को भी क्लिक कर सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अपने हिसाब से गिवन ऑप्शंस को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करा सकता हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारा सेलेक्ट टैग एंड हमारा ऑप्शन टैग दोनों करता है। अब हम गाइस थोड़े एट्रीब्यूट्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे फॉर्म्स के अंदर इनपुट फील्ड ऑन करके, इनपुट टैग ऑन करके रखा है। क्या है वो गाइस हमारा है टैग टाइप्स विच इज टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल नंबर, चेकबॉक्स, रेडियो, फाइल, डे। ये सब क्या है यार, मैं सब नहीं बताऊंगा गाइस, मैं आपको कोई 3 बताऊंगा। ओके गाइस, कोई 3 मैं आपको बताऊंगा, आप बचे हुए चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी ताकि आपसे कुछ तो इंडिविजुअल काम हो जाए। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे होता क्या, मैं इनको हटा देता हूँ। मैं ये जो इनपुट है ना गाइस, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इनपुट करके गाइस मैं यहाँ पे टाइप करके लिखता हूँ। तो गाइस इसका ये जो बेसिक सिंटैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्लियरली। इनपुट टाइप करके मैंने टेक्स्ट लिखा और प्लेस होल्डर करके मैंने एंटर नेम लिखा। हाँ भाई, बताना भूल गया था कि ये जो प्लेस होल्डर है ये करता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करके यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं यहाँ पे टेक्स्ट करके लिखता हूँ तो मेरे इनपुट टाइप को एक बात पता चली जाएगी कि यार इसके अंदर जो मेरे यूजर नेम के जो इनपुट फील्ड है उसको एक बात पता चली जाएगा कि इसके अंदर जो भी कंटेंट आने वाला है वो टेक्स्ट बेस्ड होने वाला है। ऐसा करके ये भी नहीं कि नंबर्स को अलाउ नहीं करेगा, नंबर्स को भी अलाउ करेगा। जैसे कि देखना, आई एम अ 16-year-old बॉय। ओके गाइस, मतलब कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पे जो भी, अरे यार, मतलब कि गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नंबर्स में भी हो रहा है, वो टेक्स्ट में भी हो रहा है। लेकिन ये टाइप टेक्स्ट क्यों लिख रहे हैं गाइस, इसीलिए हम लिख रहे हैं ताकि इस इनपुट फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स का ही काम होए। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस होल्डर को यूज़ करते हैं। ये प्लेस होल्डर करता क्या है, इसमें अगर इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखूंगा एंटर योर नेम करके, तो आउटपुट में देखो ये एक नॉर्मल इनपुट बॉक्स है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे इस इनपुट बॉक्स के अंदर एंटर योर नेम करके आ जाएगा, या फिर जो भी कंटेंट आप यहाँ पे दोगे वो आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोड विद श्रेयन करके लिखता हूँ तो आउटपुट में देखो यहाँ पे कोड विद श्रेयन करके आएगा। राइट गाइस, आई होप आपको क्लियरली समझ पे आया होगा कि प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट करता किया है। इसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमें अपने इनपुट फील्ड के अंदर दिखेगा। सिमिलरली गाइस यहाँ पे इनपुट टाइप करूंगा, लेकिन गाइस एज कभी भी टेक्स्ट नहीं होता है, एज हमेशा नंबर में होता है, तब हम नंबर दिखेंगे। और प्लेस होल्डर में गाइस
एंटर योर एज करके बताएंगे, एंटर योर एज। तो आउटपुट में देखो यहाँ पे एंटर योर एज आएगा, लेकिन एक खासियत बात ये है कि एज के इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं टेक्स्ट को नहीं लिख सकता। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ पे एक नंबर का एंटर कर दूँ तो वो आ जाएगा। ओके गाइस, मतलब कि टाइप नंबर क्या करता है, मेरे इनपुट फील्ड के अंदर सिर्फ नंबर्स के वेरिएबल को ही यहाँ पे सेलेक्ट करने देता है। टेक्स्ट क्या करता है, नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को एक्सेप्ट करता है। ओके गाइस, प्लेस होल्डर क्या करता है आपको क्लियरली समझ पे आ गया होगा। तो गाइस मैं आपको एक और एट्रीब्यूट के बारे में बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गाइस रिक्वायर्ड। अभी रिक्वायर्ड क्या करता है गाइस, मान के चलो आपको यूजर नेम यूजर से लेना ही लेना है, ये रिक्वायर्ड है। ओके गाइस, आपको यूजर से एज लेना ही लेना है, आप यूजर से टेक्स्ट एरिया लेना ही लेना है। तो उस टाइम ऐसा सिचुएशन गाइस जब यूजर से हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा चाहिए ही चाहिए, तब हम गाइस यहाँ पे यूज करते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को। जहां पे आपको चाहिए वहां पे आप लिख सकते हो, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो एंटर दबा दिया तो ये बोल रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड करके, तो मैं एंटर दबाऊंगा, फिर से एंटर दबाऊंगा तो देखो ये बोल रहा है एज में प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। जब मैं एंटर दबाऊंगा तब जाके ये काम करेगा, क्योंकि गाइस मैंने अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर ये काम नहीं किया है। आप चाहे तो गाइस टेक्स्ट एरिया के लिए भी कर सकते हो, रिक्वायर्ड करके लिख सकते हो, तो ये भी रिक्वायर्ड बन जाएगा। मैं यहाँ पे कंटेंट लिख देता हूँ, तो एंटर दबाने में गाइस देखो ये भी बोल रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो गाइस ये काम हमारा होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। अरे बाप रे। ओके गाइस, अभी आपको क्लियरली समझ पे आया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने टाइप के अंदर एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं, मतलब कि टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं और प्लेस होल्डर को यूज़ करते हैं और रिक्वायर्ड को यूज़ करते हैं। मैं इन तीनों के बारे में अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि गाइस अगर मैं ज़्यादा कुछ बता दिया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो गाइस जल्दी से इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ टैग्स हैं इनको 1 बाय 1 टेस्ट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आया था आउटपुट ऑफ ईमेल और गाइस पासवर्ड और चेकबॉक्स, रेडियो, फाइल एंड डेट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस दूसरा टैग का नाम आता है हमारा टेबल्स इन HTML। HTML के अंदर टेबल्स क्या होता है, टेबल्स इन HTML यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा, रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि गाइस हमारे डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए रोज एंड कॉलम्स के बेसिस में तब हम यूज करते हैं टेबल्स इन HTML। आप शायद तो बहुत सारे वेबसाइट्स को देख सकते हो जिसमें टेबल्स को यूज किया जाता है, तो वही काम हम अभी यहाँ पे करने वाला है। अच्छा, मैं इसको हटा दूंगा और फिर से यहाँ पे एक टेम्पलेट बना, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, तो हमारे ब्राउज़र के अंदर जब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये काम करना चालू कर देगा। अब हमें ये जानना होगा कि टेबल्स को HTML के अंदर बनाते कैसे हैं। गाइस यहाँ पे कुछ दिया है कि यहाँ पे बोल रहा है कि टेबल टैग को हम इसीलिए यूज़ करते हैं जैसे क्योंकि वो मेन टैग है, TR टैग हमारा टेबल रो होता है, TH हमारा टेबल हेड होता है, TD हमारा टेबल डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन ये सब होता क्या है, अरे कहना क्या चाहते हो? कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो इसका सिंटैक्स आपको दिखेगा। इसका सिंटैक्स में ये बताया है कि हम टेबल्स को HTML के अंदर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें क्या करूँगा, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे है वैसे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे गए सबसे पहले टेबल करके लिखूंगा। अब आपको सोचो मत, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब वैसे लिखते चलो मेरे साथ। ओके गाइस, मैं यहाँ पे 1 पिक्सल करके लिख दूंगा। और गाइस सिमिलरली मैं यहाँ पे इस बार TR करके मैं एक टेबल रो बनाऊंगा, फिर से TH करके मैं एक हेडिंग बनाऊंगा TH, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। ओके गाइस, सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और TH बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एज। ओके गाइस, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद गाइस हमारे ये काम हो गया, फिर हम फिर से एक TR बनाएंगे, फिर TD करेंगे। ओके गाइस, फिर से मैंने यहाँ पे TR बनाया, फिर से मैं यहाँ पे TD बनाया, इस बार मैं अपना नाम लिख दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट फिर से मैंने TD बनाया और यहाँ पे मैं अपना एज दे दिया। ओके गाइस, तो ये हुआ था। उसके बाद क्या है, बस खत्म, बाय बाय टाटा। तो गाइस जब हम इसको आउटपुट के अंदर देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक टेबल बन चुका है, लेकिन कैसे बन गया भाई हमें कुछ समझ पे नहीं आया। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। ठीक है। अब गाइस ये जो टैग है जो कि मैंने यूज किया था सबसे शुरू में, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये जो टेबल टैग है ये बता रहा है कि HTML को और मेरे ब्राउजर को कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होने वाला है वो टेबल होने वाला है। ओके गाइस, इसके अंदर जो भी कंटेंट होने वाला है वो टेबल होने वाला है। नेक्स्ट गाइस ये बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या करता है कि मेरे टेबल का जो बॉर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि हम टेबल्स बनाते समय स्केल पकड़ के ऐसे लाइन खींचते हैं, तो वही काम ये भी कर देगा हमारा बॉर्डर एट्रीब्यूट।
ओके गाइस, उसके बाद हमने क्या किया, हमें टेबल को बनाने के लिए एक रो चाहिए, तो इसीलिए गाइस हमने यहाँ पे एक टेबल का रो बनाया। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे एक टेबल का रो बन जाएगा। तो क्या होगा, मेरा टेबल का बॉर्डर बन गया, मेरे टेबल के बॉर्डर के अंदर एक और रो बन गया। अब मैं यहाँ पे टेबल का हेड दिखाऊंगा जो कि TH होता है, TH यानी कि टेबल हेड। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम करके लिखूंगा तो आउटपुट में देखो यहाँ पे नेम करके आ गया। और ये नेम के बाहर, जस्ट बाहर आप यहाँ पे एक बॉर्डर देख पा रहे हो, वो हमारा टेबल रो का बॉर्डर है। इसके बाहर जो बॉर्डर आप देख पा रहे हो वो हमारा टेबल का बॉर्डर है, जो कि हमने इस टेबल टैग को यूज करके बनाया है। अगर मैं फिर से यहाँ पे टेबल हेड करके लिखूंगा तो मेरे टेबल रो के अंदर एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा, जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ एज एज करके। तो आउटपुट में आप देखो यहाँ पे एज करके आ गया। सिमिलरली गाइस, मैं यहाँ पे TH करके मैं अगर जेंडर लिख दूं, अरे यार, अगर मैं यहाँ पे फिर से TH करके गाइस जेंडर लिख दूं तो गाइस यहाँ पे जेंडर भी आ जाएगा एक नया कॉलम बन के। मतलब कि गाइस TR को यूज करके आप मल्टीपल रोज को क्रिएट कर सकते हो और TH को यूज करके आप मल्टीपल हेडिंग कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब पॉइंट आती है कि ठीक है, हमें ये TR और TH समझ पे आ गया, तो हमें दूसरा नेक्स्ट लाइन के अंदर जाने के लिए हमें एक और रो को क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने उसको भी क्रिएट कर ही दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे TD को क्यों यूज किया? क्यों? ओके गाइस, अब क्वेश्चन आपका यही है ना कि इसके बाद हमने ये TD को क्यों यूज किया? यस। ओके गाइस, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने TD को यूज क्यों किया। अब गाइस आप यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देखना, ये जो TH के अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखा, वो जो कंटेंट है वो काफी बोल्ड है, अब देख पा रहे हो थोड़ा हाईलाइटेड दिख रहा है। लेकिन जो भी कंटेंट हमने TD के अंदर लिखा वो एकदम नॉर्मल है, जैसे कि हमारे नॉर्मल पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे ये बताना चाहता है कि ये TH जो होता है वो टेबल का हेड होता है। टेबल का हेड यानी कि टॉप में जो मेंशन करता है कि मेरे इस रो के अंदर या फिर मेरे इस कॉलम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। मतलब कि मेरे रो के अंदर नेम का होगा और मेरे रो के अंदर नेम्स होंगे और इनके अंदर सारे नेम्स आ चुकी हैं, लाइक दैट। ओके गाइस, मतलब कि टेबल TD यानी कि टेबल डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि हमारे टेबल हेड के अंदर जो जितना भी कंटेंट होता है वो हमें बताता है। ओके गाइस, तो ये काम हमारा TD करता है। मतलब कि आपको जो भी कंटेंट दिखानी है तब आप TD को यूज़ करके कर सकते हो। सिमिलरली जो भी फिर से अगर आप TD को लिखोगे तो एक नया और कॉलम क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे 16 करके लिख दूंगा तो देखो एक नया कॉलम बन जाएगा, लाइक दिस। अगर मैं फिर से TD करके लिखूंगा और यहाँ पे मैं मेल करके लिख दूंगा तो आउटपुट में देखो यहाँ पे मेल करके आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, बेसिकली जो भी हम TH को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा टेक्स्ट हाईलाइटेड करेगा और बोल्ड करेगा। जो भी टेबल डिस्क्रिप्शन को दिखा रहा है वो नॉर्मल टेक्स्ट को हमें दिखाएगा और TR करने में एक नया रो क्रिएट हो जाएगा, TH या फिर TD को लिखने में एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वैसे नेक्स्ट है हमारे पास सिमेंटिक टैग्स इन HTML, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? सिमेंटिक टैग्स, चलो छोड़ो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिमेंटिक टैग्स को हम यूज क्यों करते हैं, कब यूज करते हैं। वैसे अगर आप HTML को स्कूल के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हो तब आप इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिमेंटिक टैग्स हम तभी यूज करते हैं जब हम रियल लाइफ के अंदर अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमेंटिक टैग्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिमेंटिक टैग्स आर स्पेशल HTML टैग्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द कंटेंट इनसाइड देम। मतलब कि गाइस सिमेंटिक टैग्स हमारे HTML के अंदर थोड़े स्पेशल टैग्स हैं जो कि हमारे कंटेंट के बारे में डिस्क्राइब करता है, हमारे कंटेंट का पर्पस को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है गाइस? हमारे ब्राउजर को, डेवलपर्स को, सर्च इंजन्स को। लेकिन क्यों? मगर क्यों? ब्राउजर को, डेवलपर को, सर्च इंजन को समझ पे आनी क्यों चाहिए? क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आप जो भी वेबसाइट को सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आपने फ्री AI वीडियो जनरेटर करके सर्च कर दिया तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स दिख जाएंगे। लेकिन जो वेबसाइट टॉप में दिखता है ना, उनके अंदर ये जो सिमेंटिक टैग्स है वो एकदम अच्छे तरीके से यूज किया गया है, उनका डिस्क्रिप्शन एकदम अच्छे तरीके से गिवन है। मतलब कि ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये एक वीडियो जनरेटर वेबसाइट है करके, उसको तभी पता चलेगा गाइस सिमेंटिक टैग्स को देख के। मतलब कि ब्राउजर ये जो होता है ना, ब्राउजर जो होता है वो हेडर टैग को, फुटर टैग को, मेन टैग को, सेक्शन टैग को, आर्टिकल टैग को, SI टैग को, NAV टैग को देख के बेसिकली समझ जाता है कि
इन टैग्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होने वाला है और इनका पर्पस क्या है। अच्छा। अब गाइस सबसे पहले देखते हैं हमारा हेडर टैग के बारे पे। अब गाइस बेसिकली हेडर टैग करता क्या है हमारे इस सिमेंटिक टैग्स के कॉन्सेप्ट के अंदर, डिफाइंस द टॉप सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। फॉर एग्जांपल गाइस मैं यहाँ पे क्या किया, हेडर करके लिखता हूँ, मैं यहाँ पे HEADER हेडर करके लिखता हूँ और इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा, दिस कंटेंट बिलोंग्स टू हेडर। ओके गाइस, तो जैसे हम इसको आउटपुट के अंदर देखेंगे तो देखो दिस कंटेंट बिलोंग्स टू हेडर करके आ गया। यहाँ पे गाइस बेसिकली कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे ना आउटपुट में चेंज आएगा, ना फॉन्ट साइज में, ना फॉन्ट वेट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, या टेक्स्ट एज इट इज रहेगा जैसे नॉर्मली रहता है। लेकिन इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, जिससे ब्राउज़र को समझ पे आ जाता है कि इसके अंदर हेडर टैग के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारे वेबसाइट का टॉप में रहेगा और वो शुरुआत है हमारे वेबसाइट का। ओके गाइस, तो अभी आपको क्लियरली समझ पे आया होगा कि हेडर टैग बेसिकली होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। गाइस अभी तक आप बस यही समझो कि हेडर टैग यानी कि डिफाइंस द टॉप सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। फुटर टैग क्या करता है, डिफाइंस द बॉटम सेक्शन ऑफ द वेब पेज। जिस तरीके से हेडर हमारा टॉप सेक्शन को बताता है उसी तरीके से फुटर हमारा बॉटम सेक्शन को बताता है। मैं यहाँ पे सिंपली यार हेडर के जस्ट नीचे फुटर करके लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस कंटेंट बिलोंग्स टू फुटर। अब गाइस क्वेश्चन ये आती है कि ये फुटर और हेडर कैसे पता चलेगा कि यूजर को पता नहीं चलेगा गाइस, लेकिन वेब पेज को जरूर पता चलेगा कि हेडर ये है हमारा वेब पेज का शुरुआत और ये हमारा वेब पेज का एंडिंग। बस ठीक है गाइस, अब आपको क्लियरली समझ पे आया होगा कि फुटर टैग क्या होता है, लेकिन हम इसको यूज़ क्यों करते हैं देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हेडर टैग को यूज़ करके हम हमारे वेब पेज को टॉप सेक्शन को दिखा देते हैं। मतलब कि हमारे वेब पेज को टॉप सेक्शन में क्या होता है, नेविगेशन लिंक्स होते हैं, या फिर गाइस हो सके तो अबाउट सेक्शन होता है, या फिर मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं गैस बेसिकली यहाँ पे ना गूगल को ओपन कर लेता हूँ, गूगल वेबसाइट को। तो कैसा ये जो अबाउट, स्टोर, जीमेल, इमेजेस, ये जो सर्च लैब्स या फिर ये जो इकोसिस्टम वगैरह आप देख पा रहे हो यहाँ पे गूगल का, या फिर मेरे इस प्रोफाइल को देख पा रहे हो, वो मेरे टॉप सेक्शन मतलब वो मेरा हेडर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से गाइस जो मेरे इस वेब पेज के जो बॉटम पार्ट आप देख पा रहे हो, जैसे कि इंडिया हो गया, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, हाउ सर्च वर्क्स, प्राइवेसी, टर्म, सेटिंग्स, ये सब चीज़ें हमारे फुटर टैग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है कि फुटर टैग को यूज़ करके हम वेब पेज को बॉटम सेक्शन को दिखा सकते हैं, हम उसके अंदर भी नेविगेशन लिंक्स को दिखा सकते हैं, हो सके तो गाइस हम उसके अंदर कॉपीराइट वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह भी दिखा सकते हैं। तो गैस ये होता है हमारा हेडर एंड फुटर टैग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा मेन टैग, कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। बेसिकली गैस हमारे वेबसाइट के अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो हम अपने मेन टैग के अंदर दिखाते हैं। ओके गैस, जो भी मेन कंटेंट होता है जहां से हम शुरू करते हैं उसको हम अपने मेन कंटेंट के अंदर दिखाते हैं, ताकि ब्राउजर को ये समझ पे आ जाए कि इसके इस मेन टैग के अंदर जो भी कंटेंट है वो स्किप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस कंटेंट बिलोंग्स टू मेन करके। ओके बस, तो आउटपुट में आप देख सकते हो कुछ चेंज नहीं आएगा, बस ऐसे यही आपको दिखे रहेगा एज इट इज। तो मैं आपको बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक एक करके बताते चलूंगा। सेक्शन टैग करता क्या है, ग्रुप्स रिलेटेड कंटेंट टुगेदर। मतलब कि गाइस जो भी कंटेंट होता है उसको ग्रुप्स के अंदर दिखाना होता है और कुछ नहीं है। मतलब कि आपने एक वेबसाइट के अंदर गाइस मल्टीपल ग्रुप्स बना दिए, जैसे कि हेडर के लिए ग्रुप बना दिया, मेन के लिए ग्रुप बना दिया और फुटर के लिए ग्रुप बना दिया। मतलब कि यार कुछ नहीं यार, समझो बेसिकली यहाँ पे सेक्शन करके लिख दिया। ओके गाइस, और इस हेडर पार्ट के जस्ट बाहर मैंने सेक्शन को क्लोज कर दिया, मतलब कि ये एक ग्रुप बन गया। फिर इस सेक्शन को मैं अगर यूज किया, मतलब कि यहाँ पे होगा क्या, फिर से अगर मैं सेक्शन को यूज किया और इसके अंदर मैं अपना मेन को पेस्ट कर दूंगा, मतलब कि यहाँ पे मैं अपना मेन टैग को पेस्ट कर दूंगा और जो भी कंटेंट मैं लिखूंगा वो मेरे सेक्शन के अंदर आ जाएगा। मतलब कि ये अलग सेक्शन बन गया और गाइस ये अलग सेक्शन बन गया। अगर मैं यहाँ पे भी सेक्शन करके लूंगा तो ये भी अलग सेक्शन बन जाएगा। बस यही है, मतलब कि कंटेंट को यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट गाइस हमारा आर्टिकल टैग रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट लाइक अ ब्लॉग पोस्ट और न्यूज़ आर्टिकल। मतलब कि गाइस यहाँ पे बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि ये जो मेरे वेबसाइट है, मैं यहाँ पे एक आर्टिकल नाम का एक टैग बनाऊंगा और इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेगा। जैसे कि इसके अंदर गाइस मैं क्रिकेट के बारे में बात करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा हमारे आर्टिकल नंबर 1 पे। फिर से गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और आर्टिकल बनाऊंगा,
इस बार गाइस मैं यहाँ पे मूवीज़ के बारे में लिखूंगा, जो कि गाइस स्पोर्ट्स और मूवीज़ के बारे में कुछ लिंक ही नहीं है। मतलब कि मुझे अपने वेबसाइट के अंदर कुछ भी इंडिपेंडेंट कंटेंट को दिखानी होती है ना, उस टाइम हम यहाँ पे आर्टिकल टैग को यूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंट कंटेंट यानी कि न्यूज़ वगैरह हो गया या फिर ब्लॉग्स वगैरह हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट केस एसआई टैग। एसआई टैग करता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एड्स के लिए यूज़ होता है, हाईली। मतलब कि जैसा आप देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर ना ऊपर से एक ऐड आ जाती है, बगल से एक पॉपअप ऐड आ जाती है, या फिर लेफ्ट साइड से एक ऐड आ जाती है, लेकिन आपका कंटेंट भी वहाँ पे हाइड नहीं होता है। मतलब कि क्यों, जो वेबसाइट बनाया है वो प्लान करके बनाया है कि मेरे साइट टैग के अंदर एड्स कंटेंट होगी, तो मैं एड्स को अपने कंटेंट से डिस्टर्ब नहीं कराना चाहूंगा। गाइस हमारा एनएवी टैग कंटेन्स नेविगेशन लिंक्स और मेनूज। मतलब कि गाइस एनएवी टैग को यूज करके आप इसके अंदर नेविगेशन मेन्यूज को दे सकते हो। मतलब कि सिंपली कुछ नहीं गाइस, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एनएवी करके करनी है और इसके जस्ट नीचे आपको href करके एक नया एक यूआरएल देके या फिर किसी एक एचटीएमएल फाइल को लिंक करके आप यहाँ पे लिंक को दे सकते हो और आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमने इस गूगल के ये शुरू के वेबसाइट में देखा था, अबाउट स्टोर करके और जीमेल इमेजेस करके, या फिर एडवर्टाइजिंग, बिजनेस, हाउ सर्च वर्क्स, प्राइवेसी, टर्म सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें। ओके गैस, तो ये सब चीज़ें गैस हम यहाँ पे एनएवी को यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम ahref को यूज़ करेंगे। ओके गैस, अभी आपको क्लियरली समझ पे आया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। ओके गैस, ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन गैस अभी तक बस ये मान के चलो कि इनको यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस DIV। अगर गैस आप कभी भी HTML का कोड देखे होंगे या फिर एग्जाम्पल कोड देखे होंगे, तब आपको DIV नजर आ रहा होगा। अभी DIV करता क्या है गैस, DIV एक सिमेंटिक टैग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गैस ये कभी भी हमारे वेबसाइट के बारे में नहीं बताता, हमारे कंटेंट के पर्पस को डिस्क्राइब नहीं करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हेडर टैग, फूटर टैग कर रहे थे। ओके गाइस, इट इज मेनली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड ग्रुपिंग एलिमेंट्स। डिजाइन करने के लिए, एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए हम यहाँ पे DIV को यूज करते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा पर्पस होता है अबाउट DIV। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक टैग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मैं IMP तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, लेकिन एज अ वेब डेवलपर आपको पता होनी चाहिए। गाइस मैं क्या करूँगा, जो स्किल्स डॉट HTML है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टेम्पलेट बनाता हूँ और यहाँ पे गाइस मैं लिखूँगा ऑडियो। गाइस अगर आप पिछले वीडियो को देखो जिसके अंदर मैंने वीडियो टैग के बारे में बताया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे ऑडियो टैग को भी यूज़ करेंगे। मतलब कि क्या गाइस, हम यहाँ पे ऑडियो करके कंट्रोल्स लिखेंगे जिससे हमारे कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप जब मेरे स्किल्स डॉट HTML को देखोगे तब आप देखो यहाँ पे आपको एक ऑडियो जैसे एक इंटरफेस मिल चुका है, जहाँ पे आपको पॉज बटन है, यहाँ पे टाइम प्लेबैक दिया है, वॉल्यूम दिया है, अब इसको प्लेबैक स्पीड दे सकते हो, देख सकते हो सारी चीज़ें। अगर गाइस मैं यहाँ पे ऑडियो का सोर्स दे देता या फिर सोर्स दे देता मैं यहाँ पे, तो गैस ये ऑडियो प्ले भी हो जाता है, लेकिन गैस मेरे पास कोई ऑडियो नहीं है। अब मैं क्या करूँ, फिर वही बात। तो गैस मैं क्या करता हूँ, गूगल में जाके एक ऑडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑडियो डाउनलोड फॉर सैम्पल करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑडियो सैम्पल ऑडियो फाइल्स हमें मिल जाएंगी। तो गैस यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गैस ये मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो गैस मैं अपना इस फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करूँगा, डाउनलोड्स में जो भी आया था मैं इसको स्लाइड करके अपने इस HTML फुल कोर्स के अंदर ले जाता हूँ। राइट क्लिक किया और गैस मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके गैस अपने इस HTML फुल कोर्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो गैस ये ऑटोमेटिकली मेरे VS कोड के अंदर आ जाएगा। सैम्पल करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, SRC के अंदर डायरेक्टली सैम्पल करके लिखूंगा। बस गाइस हो गया। जब हम इसको आउटपुट के अंदर देखेंगे तो देखो, तो गैस ये प्ले हो चुका। आप यहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके गैस, तो ये काम हमारा ऑडियो टैग करता है। तो गैस हमने इस वीडियो के अंदर HTML के मैक्स टू मैक्स टैग्स को हमने फिनिश कर लिया। तो गैस अब हम आईफ्रेम टैग के बारे में जानने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईफ्रेम टैग इज यूज्ड in HTML to embed another document or external web page with your करंट वेब पेज। हमारे करंट वेब पेज के अंदर किसी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को या फिर किसी एक्सटर्नल वेब पेज को या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को या फिर किसी दूसरे वेब पेज को जब हमें दिखानी होती है, तब हम यहाँ पे
आप आई फ्रेम टैग को यूज़ करते हैं। चाहे तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि इसका कोड कुछ इस तरीके से होता है। हम यहाँ पे आई फ्रेम एसआरसी करके देते हैं और अपना लिंक पेस्ट कर देते हैं कि किसको हमें यहाँ पे दिखानी है। फॉर एग्जांपल कि मुझे यूट्यूब को दिखाना है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब को पेस्ट करूंगा। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके गाइस आप इसका ये जो बॉर्डर होती है इसको जो उस बॉर्डर को आप यहाँ पे बता सकते हो। टाइटल गाइस एक ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, हमें ये सब करेंगे कैसे। गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, सिंपली अपने इस गूगल क्रोम को ओपन करूंगा और एक प्राइवेट टैब बनाऊंगा। यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे यूट्यूब करके सर्च करूंगा तो गाइस मेरे कंप्यूटर के अंदर ये जो यूट्यूब है ये ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये जैसे ओपन हो जाएगा मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाकर सर्च करता हूँ कोड विद श्रीहन, जो कि हमारा चैनल है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे हमारा चैनल आ चुका है और गाइस यहाँ पे 189 सब्सक्राइबर्स है। गाइस 200 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत नजदीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। तो यार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक वीडियो को ऑप्शनली मैं उठाऊंगा। मैं यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जारविस फुल कोर्स करके दिया है, मैं इसको यूज करूंगा। मैं जो 3 डॉट्स है गाइस इसमें क्लिक करके शेयर में क्लिक करूंगा और एम्बेड में क्लिक करूंगा। तो आपको यहाँ पे आई फ्रेम का ये जो एम्बेड वीडियो का दिख रहा होगा इसको आपको कॉपी करना है और एग्जैक्टली आपके इस VS कोड के अंदर पेस्ट करना है। तो कैसे जब इस अपने VS कोड के अंदर, कहाँ है मेरे VS कोड, मैं इस VS कोड के अंदर जब गो लाइव में क्लिक करूंगा या फिर मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये मेरे कंप्यूटर के अंदर अपना वीडियो को अपने वेबसाइट के अंदर अपना वीडियो को प्ले कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन आ चुका है, शेयर करने का, प्लेबैक स्पीड या फिर कंट्रोल्स, क्वालिटी, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे देख सकते। एक बार इसको गाइस रन करके देखते कि काम कर रहा है कि नहीं करने वाला है, जिसको देख के गाइस आप यही बोलोगे। तो गाइस चलिए बिना कोई डिले तो किस जारविस के साथ नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस कराने के लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर एक एक्सटर्नल वेब पेज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब कैसे एक एक करके जानते हैं कि हम इनके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स को यूज किया है। तो क्या सबसे पहला आता है हमारा आई फ्रेम टैग, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद गाइस हमने विड्थ एट्रीब्यूट को यूज किया, हाइट एट्रीब्यूट को यूज किया और एसआरसी एट्रीब्यूट को यूज किया, ताकि विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को यूज करके हम अपने इस वेबसाइट के अंदर इस विड्थ और हाइट को मैनेज कर सके, एसआरसी को यूज करके हमारे इस वीडियो के हम यहाँ पे प्ले कर सके। ओके गाइस, अब यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया यूट्यूब वीडियो प्लेयर करके और गाइस हमने यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर दे दिया 0। अब ये फ्रेम बॉर्डर होता क्या है गाइस, अगर मैं इसी फ्रेम बॉर्डर को 1000 कर देता तो गाइस आप देखो कि यहाँ पे मैं जब जूम करूंगा आपको यहाँ पे एक बॉर्डर जैसा आपको नजर आ रहा होगा, कुछ ग्रे कलर। अगर मैं इसी 1000 को गाइस 0 कर दूं तो देखो वो गायब हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, तो ये होता है हमारा फ्रेम बॉर्डर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट गाइस ऑटो प्ले, हमने यहाँ पे एनेबल कर दिया, क्लिपबोर्ड रेड, सारी चीजें हम यहाँ पे दे दी। इस वीडियो के अंदर जो कंट्रोल्स है वो हमने यहाँ पे बताया कि हमने ऑटो प्ले का अलाउ कर दिया और गाइस जो भी चीजें अलाउ फुल स्क्रीन को हमने अलाउ कर दिया कुछ इस तरीके से गाइस। ओके गाइस, तो हमने क्या किया, इस आई फ्रेम टैग को यूज करके कुछ इस तरीके से किया। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग अपने HTML के अंदर किसी अनदर वेब पेज या फिर किसी अनदर डॉक्यूमेंट को हम दिखाते हैं। सिमिलरली गाइस डॉक्यूमेंट को दिखाने भी ज्यादा कोई टफ नहीं है, इस SRC के अंदर आप आपका डॉक्यूमेंट को दे सकते हो तो ऑटोमेटिकली हमें दिख जाएगा हमारे इस वेब पेज के अंदर। नेक्स्ट गाइस हम पार्ट 4 के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर गाइस हमने इंट्रोडक्शन टू HTML एंड जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं। तो गाइस HTML इस वीडियो से समाप्त हो चुका है। हमने HTML का स्ट्रक्चर्स जान लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स को जान लिया। बस गाइस आपको करनी क्या है, HTML के अंदर जो रियल, जब आप HTML को यूज करके थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब आपको और चीजें डाउट्स आने लगेंगी, आपको सारी चीजें कंफ्यूज होने लग जाएगा, आप AI को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। उसके बाद आप HTML एकदम नेक्स्ट लेवल तक परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइस पार्ट 4 के अंदर हम CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज सीखने वाले हैं। पूरा नहीं सिखाऊंगा गाइस, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? जिससे गाइस आप आपके वेबसाइट को थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरफुल और अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। ओके गाइस, अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट करना पार्ट 4 इन कमेंट सेक्शन एंड विल मीट इन अनदर वीडियो। तो गाइस इस वीडियो का जो टारगेट सब्सक्राइबर्स है गाइस 10, हम 200 सब्सक्राइबर से बहुत नजदीक हैं। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और गाइस 50 लाइक्स का टारगेट है यार, प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को। विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट, कमेंट मी राइट नाउ। बाय एवरीवन।